नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने मुझे समझाया कि संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच जंग का कारण क्या है, क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के इन तेवरों से क्यों मोदी और शाह डरे हुए हैं और क्या होगा जब सड़क पे जनता आएगी। बहुत रोचक बातचीत है। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मलिक साहब, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मलिक साहब, ममता बनर्जी कमाल की हैं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। मैं भी 5 जनवरी को पैदा हुआ, ममता बनर्जी भी 5 जनवरी को पैदा हुई। लेकिन गजब गजब आक्रामक हैं भाई। ईडी जो थी, वो सांडिल्य सांडिल्य ब्राह्मण है वो। अब आप मिश्रा जी हैं, देख लो कौन से मजबूत है। अब हमारे कर्म तो ब्राह्मणों वाले हैं नहीं। ब्राह्मण समुदाय जो है वो हमें गरियाता रहता है कि तुम ब्राह्मणों की इतनी धज्जियां उड़ाते हो, बाबा कहते रहते हो। एक बड़े अच्छा बड़े बढ़िया वो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष है, वो मेरे पास आए। बोले संजय जी, बाकी हमें किसी चीज की समस्या नहीं है, एक चीज कहना बंद कर दीजिए। मैंने क्या? बोले आप 10वीं बार कह चुके हैं कि आरएसएस का चीफ ब्राह्मण क्यों होता है, राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी बना दीजिए। तो आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, आप ब्राह्मणों की बातें क्यों करते हो? मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए मेरा दायित्व है कि मैं सच बोलूं। इसीलिए मैं कहता हूँ राम बिल्कुल। मंदिर दलित होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज में जितना उपकार किया है, 10वां 13वीं, मैंने पता है, हम्म, दर्शकों को 5 मिनट का समय लूंगा। हम्म, एक मैंने सहारा में रिपोर्टिंग की थी, तो मैं सहारा में काम करता था। एक गरीब महिला थी, तो उसके 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 पति की डेथ हो गई। हम्म, मैं कह रहा था केपी मलिक साहब, गांव के ब्राह्मणों ने उसका बायकॉट करा दिया कि जब तक 10वां 13वीं नहीं देगी करेंगे, तब तक हम इसके घर नहीं जाएंगे। गरीब महिला थी और उसने अपनी भैंस बेची, एक जमीन का टुकड़ा बेचा, तो उन्होंने 10वां 13वीं करी। मैंने संकल्प लिया कि मेरे माता पिता जब नहीं रहेंगे दुनिया में, तो कम से कम मेरा बस चलेगा। हम 2 भाई हैं, मेरा बस चलेगा तो मैं ये 10वां 13वीं इस तरह के प्रायोजन नहीं करूंगा। और कल का दिन मेरे लिए बड़ा भारी था। मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ कल, और कल मुझे आपके संग शो भी किया था। मेरे लिए जिंदगी की बड़ी परीक्षा थी कि मैं माता जी के देहांत के बाद भी मुझे काम करना पड़ा था। और ऐसा मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था। उनकी अग्नि को मैंने दिया था और उसी दिन मुझे आर्टिकल लिखना पड़ा था अखबार के लिए। लेकिन ये हम लोगों के पेशे की मजबूरी होती है कि काम करना है तो आपके दर्द को कोई बांट नहीं सकता, आपका दर्द आपको करना पड़ता है। लेकिन इस बार भी हमने तय किया, मेरे मेरे भाई ने, कि हम लोग 10वां और 13वीं नहीं करेंगे। एक हवन करेंगे, गरीब को दान दे देंगे, लेकिन इन प्रथाओं में नहीं करेंगे। तो बात ये ब्राह्मणों की समझ हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, उनको उनको इस तरह दूर करना चाहिए। पिताजी जीवित बिल्कुल। थे, बाल बड़े थे, एक दिन मुझसे बोले बाल कटा लो। तो मैंने, उस समय बाल बड़े रखने का बड़ा चलन था, मैंने कहा कि नहीं, बाल नहीं कटाऊंगा। पिताजी बड़े इमोशनल होके बोले कि हम कुछ दिन बाद हम नहीं रहेंगे। तो मैंने पिताजी से कहा कि आप तो जानते हो मैं थोड़ा पिघलाल टाइप का हूँ, आप लंबी उम्र हो आपकी, लेकिन आप नहीं भी रहोगे तो मैं बाल तो नहीं कटाऊंगा। मेरी मम्मी ने 4 मुझे सुनाई, कितना बदतमीज लड़का है ये। लेकिन तब भी हम्म, बात नहीं कटाया, ना मैंने ना मेरे भाई ने। तो मैं उस तो आपने जो ब्राह्मण कहा ना, तो मैं, ब्राह्मण लोग ही मुझे घर आते हैं कि तुम किस तरह के ब्राह्मण हो जिन परंपराओं में यकीन नहीं करते हो। ईश्वर को मानता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन इन कुरीतियों में नहीं फंसता। खैर वो मैं आज अपनी पर्सनल बातें लेके बैठ गया, दिल थोड़ा भारी था कल से। नहीं तो नहीं, हल्का कीजिए, हल्का कीजिए। और मैं माता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ तो बस ये और था। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप डटे हुए हैं। और संजय जी, उन्होंने, ये तो कई जगह कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु भोज को रोका जाए। और इस हाँ, पे तो आज नहीं, पहले से चर्चा हुई है। गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और उन्होंने हमारी बहुत दिन पहले आंखें खोलने का काम किया है। और बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने समझाने का काम किया। अगर किसी की आंखें तब भी नहीं खुल रही है तो हाँ, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक बात है। और गोदान में मैंने नाटक भी किया है, मुझे थिएटर का बड़ा शौक था, तो मैंने नाटक भी किया। जी 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 खैर ये जी जी। सॉरी, मैं आज व्यक्तिगत थोड़ा भावुक था। मैं कल से बहुत वो था, दुखी था, तो आज मैंने ऐसी बातें काटा दी। खैर, हाँ, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। ममता बनर्जी ने बिल्कुल बैंड बजा दी। जिस तरह ईडी चुनाव से पहले हमला करती थी आके, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष के यहाँ छापे, अ, हमले, जांच, एफआईआर, कब्जा, संपत्ति की जब्ती, और एक डर का माहौल पैदा कर देती थी। ममता बनर्जी ने एक सीधा सीधा जवाब दिया और कहा कि ये सब नहीं चलेगा। उस जगह पहुंच गई जहां पे वो ईडी के लोग छापामारी कर रहे थे, फाइल लेके चली गई। कल हमने शो भी किया था। अब आज हाई कोर्ट में
पैरवी थी, बहुत सारा हंगामा हुआ, जज साहब ने उठ के चले गए, 14 तारीख डेट लगा दी हाई कोर्ट में। ईडी ममता के खिलाफ एफआईआर करा रही है, ममता ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस घसीट के ले जा रही है उनको। जैसे दिल्ली में प्रदर्शन करना बहुत बड़ा गुनाह है। जिस समय नई पार्लियामेंट बनी थी उस समय, उस दिन मैं दिल्ली में था, उसी दिन महिला खिलाड़ियों को इसी तरह घसीट के ले जाया गया। क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने एक लंबी लकीर खींच दी और ईडी के अफसर भी 10 बार सोचेंगे, किसी राज्य में जाके सरकार के इशारे पे ऐसी गुंडागर्दी करने से बाज आएंगे? आपको लगता है कि ईडी के ये सबक है या ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए? और क्या राज्य और केंद्र के बीच एक टकराव बनेगा? क्या राष्ट्रपति शासन की बात हो सकती है? ममता की राजनीति का देश पर क्या असर पड़ेगा? इस खेल का देश पर क्या असर पड़ेगा? संजय, इसमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। आपके सामने तमाम उदाहरण है, चाहे आप महाराष्ट्र से शुरू करें। अभी 2026 में महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कई लोगों के यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगातार महाराष्ट्र में कार्य कर रही थी। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म तो ईडी की जांच खत्म। उसके बाद दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंदर ले लिया, ईडी ने बंद रखा, पूछताछ करी। आज केजरीवाल के ऊपर ईडी थोड़ी मेहरबान है, अभी फुर्सत नहीं है ईडी को, क्योंकि वो बंगाल पहुंच गई है। उससे पहले आपने बिहार में देखा कि बिहार में जिस प्रकार से इलेक्शन थे तो लालू प्रसाद के परिवार के ऊपर ईडी की रोजाना पूछताछ होने लगी। हालांकि आज कुछ फैसला भी कोर्ट का आया है उस पर। तो हमें ये देखना होगा कि ईडी अगर 100% जांच करती है तो रिजल्ट कितने आते हैं। 3.5-4% लोग बताते हैं कि उसके आंकड़े आते हैं। तो ये तो ईडी की हालत है, ये तो ईडी की साख बच गई है। दूसरा, जिस प्रकार आपने देखा है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि ईडी का काम है धन शोधन देखना, बाकी चीजें देखना, अकाउंट चेक करना, और वो सरकार की सत्ताधारी दल की कठपुतली बन के इस इतने निचले स्तर पे उतर आई है कि फाइलें और पेन ड्राइव लाके जो है गृह मंत्री जी को जो चाहिए वो दे रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ममता बनर्जी ने बड़े साहस के साथ कार्य किया है, लेकिन इसका आपको दूसरा पक्ष समझना होगा। आपको इसका एक छोटा उदाहरण मैं ऐसे देता हूं कि जैसे आप किसी अदालत में किसी गवाह को लेके आते हैं और जो उसका वकील होता है गवाह से जब सवाल पूछता है, वो जज के सामने उसको इतना इरिटेट कर देता है कि वो इरिटेट होके गुस्से में आके अल बल बोलना शुरू कर देता है, और वकील को और जज को ये समझाने में कामयाब हो जाता है विपक्ष का वकील कि देखिए यही दोषी है, इसलिए झूठ बोल रहा है गवाह, ये गवाह मुकर गया है, ये गवाह को लिखा पढ़ा के लाया गया है। ममता बनर्जी को क्या कहीं इरिटेट किया जा रहा है? ममता बनर्जी को पिन लगाए जा रहे हैं ताकि वो बड़ी बड़ी गलतियां करें, और अभी ईडी इसके ऊपर एफआईआर कर देगी। और अगर कोर्ट कह देता है कि ईडी की एफआईआर तुरंत की जाए, ईडी का पक्ष सुना जाए, तो अगर एफआईआर हो जाती है तो ममता बनर्जी के ऊपर तत्काल गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है। और अगर मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव से पहले ममता बनर्जी गिरफ्तार होती है तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को बहुत अच्छा मौका वेस्ट बंगाल में अपना काम करने का मिल जाएगा। हालांकि आपको ये देखना होगा कि जब जब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को, लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां से ममता बनर्जी की गिनती शुरू होती है। उन सीटों पे तकरीबन 30% मुसलमान है और बाकी जो इनके फॉलोअर हैं 50% के लगभग वोट वहां पे ममता बनर्जी का है। तो उन 100 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इस रणनीति पे काम अमित शाह कर रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार। और आप देख रहे हैं कि शाम दाम दंड-भेद उसमें पारंगत हैं अमित शाह जी। आप चाहे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वहां के गवर्नर हो, चाहे वहां के कमिश्नर हो, चाहे वहां की कोर्ट हो, कई सारे जजों को आपने देखा पिछले दिन के जजों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले अधिकारी आए। पिछली बार अगर आप देखेंगे शारदा घोटाले पे और दूसरे कोल घोटाले पे कई लोगों को फंसा के उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया। ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का कोशिश की गई। दूसरा जो दबाव एक डाला गया, वहां पे एक मांझी साहब हैं, अनूप मांझी, जो बहुत बड़े कोयला के काम करने वाले हैं। उनके ऊपर भी समय समय पर आरोप लगते रहते हैं कि वो कोयले की तस्करी करते हैं
कोयले का रैकेट करते हैं और वही सारा पैसा ममता बनर्जी को पहुंचाते हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि जो पैसा देना था, वो जो आईपैक कंपनी है, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं जैन साहब, प्रदीप जैन, जो उनको प्रतीक जैन, जिनको उनको पैसा देना था, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ईडी इसलिए वहां पे छापा मारने गई थी, उनको अनूप माझी को भी कब्जे में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के तार जोड़ के एक ऐसा मामला बनाया जाए कि जिसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे और उसके भतीजे की पत्नी को फंसाया जा सके। हालांकि आपको याद होगा कि इसमें पिछली बार भी एक केस बना था और अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम आया था और उनकी जांच भी अभी चल रही है। तो ममता बनर्जी को सारे इस मामले में फंसा के भारतीय जनता पार्टी उलझा के अपना सामदाम दंड भेद के तहत एक अपना मामला फिट करना चाहती है वेस्ट बंगाल में। अब इसमें वो कितनी कामयाब होती है, कितना उनको इस पे सफलता मिलती है, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। जी। दूसरा मैं घटना ये देख रहा हूँ कि मलिक साहब, अब देश में ऐसा माहौल बन रहा है, पहले ये था कि लोग बोलते नहीं है, जो भी हो रहा है शांत रहते हैं, लेकिन अब लोग रिएक्ट करने लगे हैं। पहले अरावली वाले पहाड़ के मुद्दे पे था, लोग सड़कों पे आ गए, बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। उसके बाद कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध था, पूरा देश खड़ा हो गया, सरकार को बैकफुट पे आना था। और अब उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार जो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बना रही है, मुझे लगता है कि हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का इससे बड़ा खामियाजा हो नहीं सकता। कम से कम अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को लग रहा होगा कि इतना नाकारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। 1000 करोड़ रुपए मीडिया को दे दिया गया कि मीडिया अपना मुंह बंद रखे। अब वहां पे एक मासूम अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक और मामला चल रहा है, त्यागी के एनकाउंटर हुआ, हत्या कर दी गई उसकी पुलिस कस्टडी में। बताया कि 700 करोड़ का खेल था उसके पीछे, उसको मरवाने के पीछे। ये तमाम बातें उत्तराखंड में चलती रहती हैं। लेकिन अंकिता भंडारी का मामला जिस तरह गले में अटक गया, हजारों लाखों लोग सड़क पर आ गए, सरकार को झुकना पड़ा, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई। किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री ने कहा तपस्या में कमी रह गई, वो वापस हुआ, और अब लगातार एक के बाद एक जन आंदोलन बन रहे हैं, सरकार बैकफुट पर आ रही है। ये मैसेज है कि जनता समझ गई है कि सरकार सुनने वाली नहीं है, अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा सही है तो ये सरकार के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी मानते हैं। संजय जी, अगर आप देखें, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, इनके तमाम लोगों ने हर तरह से कोशिश की थी कि किसानों को किस प्रकार से दिल्ली से भगाया जाए। इनके पार्टी के लोगों ने पत्थरबाजी की, साम-दाम दंड-भेद किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा वहां पे उनको आतंकवादी और दूसरा कौन कौन सी चीजें उनको बताई गई। इसके अलावा जिस प्रकार से किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे डटे रहे, जब उसके मजबूती के साथ, तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। इसी तरह का मैं जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन देख रहा हूं उत्तराखंड में, हालांकि मीडिया उसको उस प्रकार से नहीं दिखा रहा है जितना गर्म उत्तराखंड का माहौल था। सड़कों पे लोग उतरे हुए थे, बहुत एग्रेसिव थे, क्योंकि वो मासूम और निरीह बालिका को जिस प्रकार से हत्या की गई और जितने घिनौने आरोप वहां पे उन नेताओं पे लगे, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ बोल रही है। मुख्यमंत्री अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं, अपराधी कोई बड़े वीवीआईपी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तमाम चीजें खुलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं कर रही थी, इसलिए उत्तराखंड के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आगामी चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा और माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है कि अगर लोग सड़कों पर उतर आए और गुस्से में हो गए और उन्होंने कुछ दूसरा रूप धारण कर लिया, तोड़ फोड़ कर दी, क्योंकि उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ये युवा जंजी वाला मामला ना बन जाए। मुझे लगता है ये सोचते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीआई की जांच हो। इतनी देर क्यों लगी इस फैसलों में? क्यों आप इतना सोचते हैं? किसको बचाना चाहते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, ये लोग थक के बैठ जाएंगे। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति, अमिताभ ठाकुर, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार के लोगों को और मुख्यमंत्री तक का नाम ले दिया है कि इसमें कई सारी चीजें हैं, चाहे वो जमीनों के मामले हों, चाहे वो सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले हों,
और सरकार उन्हीं को ट्रेन में से उतार के और 25 साल पुराने केस निकाल के और उल्टी सीधी एफआईआर करके उनको ट्रेन में से उतार के जेल में डाल देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सच्चाई की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है, तो आप उस जो वो सवाल उठा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उस सवाल का कोई निराकरण नहीं कर रहे हैं। जो सवाल उठा रहा है उसी का इंतजाम आप कर दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज अमिताभ ठाकुर है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी सेंगर का मामला हुआ, तमाम लोग सड़कों पे उतरे, इतना एक माहौल दिल्ली में बना, यूपी में बना। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार झुकी, सरकार की तरफ से उसके बावजूद कोई स्टेटमेंट नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि कोर्ट ने वो बेल कैंसिल कर दी, कोर्ट ने बेल नहीं दी, हालांकि वो अंदर ही थे दूसरे मामलों में, लेकिन एक नजीर पेश की है कोर्ट ने भी कि इस तरह के मामलों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, सत्ताधारी दल के लोग कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं तो जनता इस पे कड़ा रुख लेती है, तो कोर्ट भी अपना निर्वहन करेंगे, अपने कानून का, अपनी चीजों का निर्वहन करते हुए इस पे एक्शन लेंगे। तो आज जनता जागरूक हुई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को समझना चाहिए चीजों को, लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं कई सारी चीजों से, अभी भी लोग उस तरह से जागरूक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने निजी स्वार्थ में, लोग भावनाओं में, लोग पाखंडवाद में आज भी घुसे हुए हैं। और ये धर्म की जो चाशनी दी गई है, धर्म की चाशनी में लिपटे हुए लोग अभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। धीरे धीरे जब या तो वो खुद उस चीज से गुजरते हैं या खुद उनको अपनी कई सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, तब वो बाहर निकलते हैं। कई अंधभक्त थे जो इनके खिलाफ हो गए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं, तो वो सबसे ज्यादा गालियां वही भारतीय जनता पार्टी को आज दे रहे हैं। कल तक वो कुछ और कर रहे थे। आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है आपके उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी का, कि पहले किस प्रकार से वो जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक बोल रहे थे, और बाद में वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके षड्यंत्र शुरू कर दिया। आज वो कहाँ है? तो यहाँ ये इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि आपकी इधर तो आंखें खुल रही हैं, कुलदीप सेंगर के खिलाफ खड़े हो गए लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मलिक साहब राम रहीम नाम के एक सज्जन आदमी हैं, तो सिर्फ उन्होंने कुछ बलात्कार किए थे, कुछ हत्याएं की थी, जेल में चले गए। लेकिन वो ऐसे पिकनिक मनाने जब बंदे का मन चलता है, सरकार पैरोल दे देती है, 4 दिन की, बाहर आ जाता है। ना जाने दर्जनों बार बाहर आ चुका। क्या देश की जनता को भी इसके लिए भी सड़कों पे आना पड़ेगा कि एक हत्यारा, एक बलात्कारी, उस पर सरकार मेहरबान इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी झोली में कुछ वोट बैंक है? क्या ये इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बात हो सकती है? कहाँ चली जाती है बेटियों की अस्मिता का सवाल? कहाँ चला जाता है नारी सुरक्षा का ख्याल, जब इस तरह एक हत्यारे और एक बलात्कारी को बाहर आने की छूट दे दी जाती है? कि मलिक साहब, क्या वो दिन आएगा जब इस तरह की चीजों पे जनता खड़ी होगी, सड़क पर आएगी? लगता है आपको? संजय जी, मैं इस बात से इससे भाग नहीं रखता कि जनता कभी सड़कों पे खड़ी होगी। जनता कभी सड़कों पे खड़ी नहीं होती है। चाहे वो मुगल काल हो, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो, चाहे आज हो, जनता खड़ी नहीं होती है। कुछ दमदार लोग खड़े होते हैं और वही सत्ता को झुकाने का काम करते हैं। चाहे मुगल काल लीजिए, चाहे अंग्रेजों को भगाने का आप देखिए, उसमें कुछ गिने चुने लोग ही नाम आपके सामने आएंगे। दुर्भाग्य समझिए आप कि जब राम रहीम को पैरोल, कभी परलो मिलती है, कभी पैरोल मिलती है, अलग अलग कानून का दुरुपयोग करते हुए उनको जिस प्रकार से जेल से छोड़ा जाता है, क्या गुजरती होगी उस बेटी पे, क्या गुजरती होगी उस परिवार पे, जब 40 गाड़ियों का काफिला उसके घर से सामने उसको चिढ़ाते हुए निकलता होगा। कैसे वो सहम जाता होगा परिवार, इसकी आप कल्पना कीजिए। जेल से जब वो निकलते हैं, उनको बख्तरबंद गाड़ियां लेने आती हैं, उनके आगे पीछे पुलिस की जिप्सियां चलती है, जैसे बहुत बड़े वो वीआईपी जा रहे हैं और किसी देश के बड़े काम के लिए वो निकल रहा है। तो क्या वो परिवार सोचते होंगे, जो परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, इसके अलावा जो दूसरे परिवार हैं जिनको डर लगता है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, इसकी कल्पना संजय जी कीजिए। ये सरकार है, इसको वोट चाहिए, इसको अपनी सत्ता चाहिए, इसकी अपनी कुर्सी बचनी चाहिए, इसको चाहे कितना ही नीचे जाना पड़े, उसकी चिंता इन लोगों को नहीं है। और इसमें खाली आप भारतीय जनता पार्टी को ही दोष मत दीजिए, तमाम राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की भी सरकारें हैं, रही हैं, पहले भी रही हैं। जिस हरियाणा से राम रहीम आते हैं, वहां पहले दूसरे दलों की सरकारें रही हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह कृपा बरसाई है।
वो कृपा चुनाव में इनके ऊपर बरसाते हैं और फिर 5 साल सरकार कृपा उनके ऊपर बरसाती है। ये सिलसिला बेदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं आ रही है। सरकार किसी भी दल की हो, ये बेदस्तूर जारी है। ये सिलसिला चलता रहेगा और हम और आप इसी तरह बहस करते रहेंगे और एक नई जो है बालिका उसके लिए फिर तैयार है, जिसके साथ ये हरकतें होंगी और एक नया मुकदमा उनके ऊपर फिर होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, जेल जाएंगे, फिर पैरोल पे बाहर आ जाएंगे। ये सिलसिला मुझे लगता है जारी रहेगा। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा लग भी रहा है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर लूँ, जहाँ से आप आते हैं। हमेशा यूपी की राजनीति वहाँ से गर्म होती है। इस बार भी गर्मी वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत है। संगीत सोम जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ थोड़े आजकल काफी सालों से उनको किनारे किए हुए थे, अचानक वो शाहरुख खान को बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ललकारते हुए नजर आते हैं। उसके कुछ दिन बाद विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम के ऊपर बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगाए। ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी सुलग क्यों रही है, इसके पीछे कहानी क्या है? संजय जी, अगर आप देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोकदल के नाम से, और आज वो सत्ताधारी दल के साथ है। वो लड़ाई लड़ता था सरकार के खिलाफ, किसानों की लड़ाई लड़ता था और वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठा है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही ठंडा है। आज जनवरी का महीना है, टेम्परेचर बहुत डाउन है और कहीं कहीं बर्फ और पाला गिरता हुआ दिख रहा है आपको, तो माहौल बहुत ठंडा है। उस माहौल को गरमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मजबूत करने का काम कर रही है। संगीत सोम जो चुनाव हार गए थे, संगीत सोम जो ठंडे पड़े थे, संगीत सोम का कहीं जो नामो निशान नहीं था। संगीत सोम अपने आप को याद दिलाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए, जताने के लिए मैं भी हूं, उन्होंने ये इस तरह का एक बयान दिया था। शाहरुख खान के मामले पे वो जो है मीडिया की सुर्खियों में आ गए और एक नाम जो है संगीत सोम का फिर दोबारा मीडिया में आ गया। हम और आप भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसीलिए लाया गया है कि किस प्रकार से मामले को आगे बढ़ाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। कहने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ है, कहने के लिए वो गौशाला का गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता को बचाते हैं, और वैसे दिखाने के लिए उनके कई सारे कत्ल खानों में वो पार्टनर है। ये अतुल प्रधान ने भी कहा, ये सूचना हमारे पास भी पहले से है। तमाम तरह के जो धंधे इस तरह के हैं उनमें वो इन्वॉल्व है, इस तरह के कार्य वो करते रहते हैं। लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। शुरुआत में बड़ी कोशिश उन्होंने समाजवादी के साथ भी की थी, समाजवादी में भी वो कुछ दिन रहे, लेकिन आज खीर और जो है हलवा इधर बट रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी बम चल रही है और वो आपसी संजीव बालियान की लड़ाई में चुनाव हार गए। और वो उनकी कोशिश है कि 2027 में चुनाव कैसे जीता जाए, जितना जहर है उगल दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के कंधे में बैठ के वो अपनी सीट हासिल कर लेंगे। इसी लिहाज से मुझे लगता है वो मेहनत कर रहे हैं। संजय बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने मुझसे इतनी बातचीत की समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।